सो टुडे वी आर हायरिंग कम मोटिवेशनल चैनल और ये वीडियो बेसिकली आप लोगों के एक डाउट के ऊपर है जो कि बहुत काफ़ी टाइम से रिसीव हो रहा है मुझे कि अब क्या आने वाले फ्यूचर में कोई मास हायरिंग्स आने वाली हैं या फिर हमारा यहाँ पर कैरियर एंड हो चुका है ऑफ कैंपस में, अब हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सो मोटिवेशनल चैनल फॉर वन डे, आज का हमारा जो चैनल है ये हायरिंग चैनल की जगह मोटिवेशनल चैनल हो चुका है। और सबसे पहले आप लोगों को ये काम करना है कि आपको मुझे भी मोटिवेट करना पड़ेगा। और मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? बस कुछ नहीं करना, आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो। अगर आप इस चैनल को देख रहे हो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो बस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, मेरे को भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द हायरिंग्स, तो सबसे पहले हम इस वीडियो को थोड़ा सा फॉर्मल रखेंगे और बहुत चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो डेफिनेटली आपकी काफी सारी हेल्प करेंगी आगे आने वाले मार्केट सिनेरियो के हिसाब से। So the first thing is no excuse needed, and this is the most, आप ये मान लो ये सबसे ज्यादा नीडेड चीज है आज के टाइम पर। उसका मैं रीजन बताता हूं, मैं जरा बताता हूं ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं। देखो, फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर 2024 बैच को उठाता हूं, ठीक है। ये मैं 2024 बैच को उठाया और मैं केवल मास हायरिंग्स के नाम लेता हूं, केवल मास हायरिंग से, और किसी हायरिंग का नाम नहीं ले रहा, केवल मास हायरिंग का नाम ले रहा हूं। पहला है डिलॉयट, जिसने कराई थी डिलॉयट ओटीएन, फिर डिलॉयट ने कराया था एनएलए, फिर उसके बाद और जो मास हायरिंग्स आई उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये सबसे पहले कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद यहां पर हमें ये 2024 में ही देखने को मिला टीसीएस का एनक्यूटी, ठीक है। उसके बाद हमें अभी जैसे विप्रो की हायरिंग देखने को मिली जो कि लिमिटेड कॉलेजेस के लिए है। हमें अभी टेक महिंद्रा की हायरिंग देखने को मिली, एक्सेंचर की हायरिंग देखने को मिली, ठीक है। और अदरवाइज इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एचसीएल की एक हायरिंग प्रोसेस में है, और बाकी की बीच बीच में भी कुछ हमें बड़ी हायरिंग्स देखने को मिली। सो ये नाम वो नाम है जितने मुझे अभी तक याद हैं, और ये पर्टिकुलरली इतनी कंपनी है जो मास हायरिंग्स बेसिकली काफी बड़ी बड़ी हायरिंग्स कंडक्ट कराती हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, इसके अलावा हमें एक मीडियम लेवल की और हायरिंग देखने को मिली, दैट इज इन्फोसिस। इन्फोसिस का था स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे ये इतनी नंबर ऑफ हायरिंग्स हैं जिसमें अराउंड, अगर आप केवल टीसीएस को उठाओ, मैं और किसी हायरिंग की बात ही नहीं कर रहा, सो टीसीएस ने यहां पर अराउंड 40 के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया होगा बहुत आराम से। डिलॉयट ने यहां पर बहुत आराम से 10,000 तक बच्चों को सिलेक्ट किया होगा। फिर विप्रो आई, तो विप्रो की तो अभी हायरिंग ऑन गोइंग में, और ये लिमिटेड कॉलेजेस के लिए इसमें लगभग 5,000 का नंबर आएगा। टेक महिंद्रा का भी जो नंबर है अभी 5,000 तक रहेगा लगभग। एक्सेंचर का जो नंबर है वो आराम से 10 से 15 के तक जाएगा। उसके बाद आया एचसीएल, तो एचसीएल में भी जो नंबर होगा वो 5 से 10 के बीच में रह सकता है। जो इन्फोसिस है इसका नंबर भी 5 से 10 के बीच में रह सकता है। अब अगर आप ओवरऑल काउंट करोगे तो ये नंबर कितना निकलेगा, लगभग अगर आप काउंट करोगे तो ये निकलेगा 80,000 या प्लस ही कुछ निकलेगा, ठीक है। सो ये केवल 80,000 से ज्यादा जॉब्स मैंने बताई हैं थ्रू मास हायरिंग्स, ठीक है, मास हायरिंग्स। और मैं मानता हूं कि काफी सारी सिचुएशंस होंगी जिस कारण इसमें आपकी जॉब नहीं लग पाई होगी, बट मैं यहां पर कहना क्या चाह रहा हूं वो चीज ध्यान से सुनना। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि आज के टाइम पे अगर इन कंपनीज में 80,000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जो कि केवल मास हायरिंग्स है, और बाकी अगर आप ओवरऑल लगा लोगे ना तो लिमिटेड हायरिंग्स में सिलेक्शन ज्यादा होते हैं जो बीच बीच में आती रहती हैं, ठीक है। सो अगर 80,000 बच्चे यहां पर सिलेक्ट हो पा रहे हैं इन कंपनीज में, सो ये बात तो कैसे ही हो सकती है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्योंकि द रीजन इज 80,000 भी तो बच्चे ही हैं, और वो आप जैसे ही तो बच्चे हैं, कहीं अलग तरीके से तो पैदा नहीं हो गए। वो जैसे आप सिंपल हो वैसे ही ये लोग सिंपल है। इनका भी तो सिलेक्शन हुआ है, और जब इनका सिलेक्शन हुआ है तो डेफिनेटली राइट टाइम जब आएगा, जब आपकी राइट प्रिपरेशन होगी, इवन आप कंपटीशन में राइट जगह पे स्टैंड कर रहे होगे, तब डेफिनेटली आपको भी सिलेक्शन मिलेगा। एंड नो एक्सक्यूज नीडेड कि नहीं भैया लड़कियों के लिए हायरिंग आ रही है, नहीं भैया मेरे साथ तो ऐसा हो गया कि कुछ ऐसा ही हो गया, मैं तो नहीं कर पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। देखो, जब तक आपके साथ वाले बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं, या तो ये हो जाए कि देश में जॉब ही नहीं है, एक भी जॉब नहीं है, किसी को नहीं मिलेगा, तब अगर आप एक्सक्यूज दोगे चलेगा। अच्छा, जॉब में अगर रिसेशन आ गया, अभी रिसेशन आया था लेकिन अब एंड हो चुका है, और अगर रिसेशन ऐसा आया कि बिल्कुल भी कंपनीज हायरिंग कर ही नहीं रही हैं, तो भी मैं बात समझ लूंगा कि नहीं नहीं आपका एक्सक्यूज जस्टिफाइड है। बट आज के टाइम पे, क्योंकि मैं यहां पर 3 साल से देख रहा हूं, 2024 की कंडीशन उतनी बुरी नहीं है जितनी आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। बिकॉज सिलेक्शंस आए हैं, काफी आए हैं, बहुत ज्यादा आए हैं।
तो ऐसा नहीं है कि 2024 की सिचुएशन या 2023 की सिचुएशन बहुत कुछ ज्यादा ओवर खराब हो गई। 2023 की मैं मानता हूं, 2023 की मैं तब भी जस्टिफाइड मानता हूं कि यहां पर जो हायरिंग्स थी, क्योंकि मैंने 2023 में भी देखा था। बट 2024 वाले जो बच्चे हैं, मैं आप लोगों की जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं मानूंगा कि यहां पर एक्सक्यूज चाहिए कि नहीं नहीं हमारे लिए हमें हायरिंग नहीं मिल पाई। पॉसिबल ही नहीं है। या तो आपने बहुत लेट ट्राई करना स्टार्ट किया है, या फिर आपने अपॉर्चुनिटीज को गवा दिया है। यही एक कारण हो सकता है, अदरवाइज आई नॉट एग्री, एंड दिस इज माय पर्सनल विचार। ये मैं ऐसा बोल रहा हूं बिकॉज मैंने खुद देखा है बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट होते हुए, और जब तक बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तब तक एक्सक्यूज की मतलब एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए। दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सक्यूज देना। कई बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं हमारे बैच की किस्मत खराब है इसलिए हमें नहीं मिल पा रही। एक बच्चे ये बोलते हैं कि नहीं मुझ पर गलती हो रही है, मुझ पर शायद मिस्टेक हो रही है, क्योंकि और भी तो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है बट मेरा नहीं हो पा रहा है। जो बच्चे ऐसा कहते हैं वो बिल्कुल राइट जगह पे हैं और आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जो लोग ब्लेम का गेम खेल रहे हैं कि नहीं बैच खराब है, लड़कियों की हायरिंग हो रही है, हमारे लिए कुछ नहीं आ रहा, वो लोग यहां पर आप लोग इस चक्रव्यूह में फंसते चले जाओगे। क्योंकि आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन अपने पास रखना होगा फॉर द सिलेक्शन। सो नो एक्सक्यूज नीडेड। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हायरिंग्स फॉर 2024 2023। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द सिनेरियो। सो देखो, सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना काफी जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मास हायरिंग्स जिनकी हम बात करते हैं, काफी सारी हायरिंग्स ऑलरेडी जा चुकी हैं। जैसे जो इन्फोसिस की एसपी की हायरिंग है वो चली गई, टीसीएस की हायरिंग चली गई, डिलॉयट की एनएलए चली गई। ठीक है, एचसीएल की ऑनगोइंग है लेकिन उनका कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं है। एक्सेंचर की ऑलमोस्ट चली गई। ठीक है, टेक महिंद्रा का भी लगभग एक फेज चली गया है। ओवरऑल क्या बचा है, कॉग्निजेंट, इसकी आएगी एक बड़ी हायरिंग। केपीआईटी का भरोसा नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी, अगर आएगी तो अच्छी बात है, भरोसा नहीं है। और क्या बचा है, आईबीएम बचा है, कोडनेक। लेकिन आईबीएम में उतने ज्यादा सिलेक्शन नहीं होते, मतलब 2 से 5 हजार का आंकड़ा रहता है। जितना इन्फोसिस एसपी में रहा है लगभग उतना ही आसपास रहेगा। सो मेजरली तो यही बचा है। तो अब इस सिनेरियो में बचा क्या, तो बेसिकली क्या बचा देखो, इस टाइम पे 2024 और 23 बैच के लिए दो चीजें हैं। पहली चीज कि आपको मास हायरिंग्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये चीज आपकी एक मिस्टेक है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं केवल कॉग्निजेंट, आईबीएम या फिर और कोई इस प्रकार की कंपनी जब मास हायरिंग निकाली तो हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने इन्फो एज की एक हायरिंग डाली थी। ठीक है, इन्फो एज की एक हायरिंग डाली थी, और एक डाली थी मैंने अमेजॉन क्लाउड एमएल एसोसिएट की। ठीक है, इन्फो एज की हायरिंग जिसका जो पैकेज था वो निकला है 11 लाख रुपए, और अमेजॉन का क्लाउड एमएल एसोसिएट का निकला है 13 लाख रुपए, जो कि टेक महिंद्रा की ये 3 लाख या टीसीएस की 3.5 लाख रुपए के पे पैकेज से बहुत ज्यादा है। और अभी लास्ट वीक की बात बता रहा हूं आपको, इन दोनों कंपनीज में लगभग 5 बच्चों के मैसेज आए इन्फो एज से, क्योंकि अभी रिसेंटली ऑफर लेटर रिलीज करे हैं। 3-4 बच्चों के मैसेज आए अमेजॉन से कि भैया सिलेक्शन हो गया। और ये बच्चों ने किस में ये हायरिंग निकाली, ये निकाली लिमिटेड हायरिंग में, मास हायरिंग नहीं है, ये लिमिटेड है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, जब एक बार शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, जब एक बार शॉर्ट लिस्टिंग हो गई तो प्रोसेस काफी स्मूथ रही, क्योंकि कंपटीशन कम था। दूसरी बात, यहां पर पे पैकेज बाकी कंपनीज से बेटर मिला। तीसरी बात, एक बच्चे ने मुझे कही कि भैया मैं तो सोच रहा था टेक महिंद्रा टीसीएस ऐसी कोई कंपनी मिल जाए, सर्विस बेस मेरा जीवन धन्य हो जाए, और मिल क्या गया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अमेजॉन मिल गई भैया, एमएल क्लाउड एमएल एसोसिएट, 13 लाख रुपए का पैकेज। तो जो चीज आप सोचते हो जरूरी नहीं है आपको वही मिले। बस बस एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि प्रिपरेशन टॉप नॉच होनी चाहिए। और अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो टेस्ट आने के 2 दिन पहले से पढ़ाई चालू करते हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि काफी बार टेस्ट होता है नेक्स्ट डे। आप कितने भी रिसोर्स चेक कर लो, प्रिपरेशन चेक कर लो, एक दिन में तैयारी नहीं होती है। और जो बच्चे ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रिपेयर करके बैठे हैं वो आपसे बाजी मार के चले जाएंगे। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। सो ये मैं यहां पर एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि मास हायरिंग्स जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट लिमिटेड हायरिंग्स हैं। सो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। और अब चूंकि ऑलरेडी आप लेट हो चुके हो, कंपटीशन आपसे आगे निकल चुका है, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, तो अब ये तो बात ही नहीं रह जाती कि भैया मैं इतना अप्लाई कर रहा हूं रिवर्ट नहीं आ रहा। अरे मुझे भी पता है रिवर्ट नहीं आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, जब 5,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, पोजीशन 2 है, रिवर्ट कहां से आएगा। लेकिन जो आपको गैम्बलिंग करनी है, जो जुआ खेलना है, वो आपको यहां पर ही खेलना है। ये जो 2 बच्चे हैं ना,
ये जो 2 बच्चे हैं ना, यहीं पर तो आपको काम करना है। ये जो 5,000 में से ये जो 2 आए, बस यही तो करना है। ये एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा भैया, 500 कंपनी में अप्लाई करोगे, 2-4 में तो आएगा। और अगर आपको कोई बेटर तरीका पता है तो करके देख लेना। मैं आपको कह रहा हूं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, सबसे बेस्ट हायरिंग यहां पर छांट के डाल देते हैं, तब भी अगर आपके शरीर में थोड़ी सी कुछ उत्तेजना है कि नहीं हमें कुछ और तरीके से अप्लाई करना है, आप तरीके से अप्लाई कर लो। आप अपनी मेहनत करो, आप खुद ढूंढो। जितनी हायरिंग मैं यहाँ पे डालता हूँ, बेस्ट ढूंढ के डालता हूँ, इसके अलावा नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। कहीं मिल जाए 2-4 तो मिल जाए, वरना ओवरऑल आपको मैं डाल के दे देता हूँ हायरिंग पे। फिर बाकी आपके ऊपर है, आपको किस में अप्लाई करना है नहीं करना, ठीक है। सो ये चीज आपको समझ में आ गई। बाकी अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो करंटली के सिनेरियो में लगभग आप ये मान के चलो कि अगर 100% बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, 100% बच्चा अगर कॉम्पिटिशन में बैठ रहा है, तो उसमें से जो अपर 10% है केवल उसका ही सिलेक्शन होगा। जो 90% है वो यहां पर बेरोजगार रहेगा। और आपका काम क्या है, आपको उस 10% में आना है, 10% में, ठीक है। और ये 10% में कैसे आओगे? एप्टीट्यूड, पहले तो ये बढ़िया प्रिपेयर करके रखना। कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स जिसमें एसक्यूएल, डीबीएमएस ये सब आता है, ओएस आता है, ये सब प्रिपेयर करके रखना। प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऊप्स, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, इनकी बेसिक नॉलेज बहुत जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डीएसए। ये सब आपको पता होना चाहिए। जब आप अपने टॉप 10% में आ जाओगे तो आपके साथ क्या फायदा होगा कि जब आपके पास कोई टेस्ट आया तो यस आप उसको क्रैक कर पाओगे, क्योंकि टेस्ट लाना ही बहुत डिफिकल्ट है। और एक बार टेस्ट आ गया, उसके बाद अगर आप क्रैक नहीं कर पा रहे तो ऐसी जो मतलब जो चीजें हैं वो बार बार नहीं मिलती, बार बार मौके नहीं मिलते। देखो आपको एक बार मौका मिलेगा, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन अगर हर मौके को आप गवा दोगे तो बार बार मौका नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल अभी क्रायो का टेस्ट था। सो क्रायो के टेस्ट से जितना मुझे अभी पता पड़ा है, 5-6 बच्चों को इंटरव्यू के लिए गया है, ठीक है। सो ये जो 5-6 बच्चे इनने कुछ तो किया होगा तभी इनको आया है, कंपनी बेवकूफ तो नहीं है। सो इसलिए जो कंपटीशन का टॉप 10% है वो कहीं ना कहीं जाकर निकलेगा। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी है, तो हो सकता है कि आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही हो, क्योंकि एक लक भी काफी चीज मैटर करती है। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका लक खराब चल रहा है, वो डेफिनेटली 2-4 बार खराब चलेगा, बट बाद में आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंग, दैट इज अपडेट योर रेज्यूम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स डालने हैं अपने रेज्यूम में। पहली बात, जितने ज्यादा कीवर्ड्स, और ये कीवर्ड्स केवल भरने के लिए नहीं है, आने भी चाहिए, जितने ज्यादा कीवर्ड्स, स्किल्स, ठीक है, और जितनी अच्छे टेक स्टैक डालोगे आप, जितना अच्छा वर्क डालोगे, अच्छे फॉर्मेट में मेंशन करोगे, वो चीजें आपको उतना ही ज्यादा हेल्प करेंगे। सो अपने रेज्यूम को अपडेट करते रहो, अपने रेज्यूम को अच्छा करते रहो, डेली डेली डीएसए के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो, और जितने क्वेश्चन सॉल्व होते जाएं वो रेज्यूम में अपडेट होके कर दो, आप डाल दो, ठीक है। देन बात करते हैं लिमिटेड हायरिंग्स आर बेस्ट, अंडरस्टैंड व्हाई। ये चीज ध्यान से समझो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आज सुंदर पिचई को आप उठाओगे जो कि सीईओ हैं अभी अल्फाबेट, मतलब गूगल की पेरेंट कंपनी के, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर वो भी यहां पर आज अप्लाई करेंगे ना 20 कंपनीज में, वो भी मान लिया कि चलो एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, वो कंपनी उन्हें भी रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि उनको नहीं पता कि सुंदर पिचई अप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने तो भैया अपना कुछ अलग ही टाइप का सिस्टम बिठा रखा है एटीएस का, जिसमें वो ऑलमोस्ट 90-95% लोगों को बाहर कर ही देते हैं, ठीक है। सो ये एक प्रॉब्लम आती है। आज कोई कितना भी बड़ा इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बना रहे, अगर वो 100 कंपनीज में अप्लाई कर देगा कैरियर पिच से, उसको मुश्किल से 2 या 4 में ही रिवर्ट आएगा। अगर रेज्यूम बहुत ज्यादा अच्छा है तो 8 से 10 में आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि 100 में से 50 में आ जाए, इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। एंड वॉट यू आर डूइंग, मतलब आप जो अप्लाई करते चले जा रहे हो, आपने बोली कि भैया मैं तो लगातार 1 महीने से अप्लाई कर रहा हूं, मुझे तो कोई रिवर्ट आया ही नहीं। देखो अगर 1 महीने से अप्लाई कर रहे हो, रिवर्ट नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू रखनी है। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी कंपनी में आज अप्लाई कर रहे हो सकता है उसकी हायरिंग प्रोसेस 20-25 दिन बाद चालू करो। ये चीज काफी ज्यादा पेशेंस मांगती है। तो जब आप ये मान लो कि अब अगर आपने 4-5 महीने कंटिन्यू अप्लाई कर दिया, उसके बाद कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा कि हाँ आपको हर 2 से 4 दिन में कुछ एक आध रिवर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज इसमें टाइम बहुत ज्यादा लेती है, पेशेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आपने अपना पेशेंस लूज किया, उसी वक्त आप अपने कंपटीशन से नीचे आ गए, ये बात समझना। क्योंकि अगर आप अपना पेशेंस लूज कर रहे हो
तो भैया आप जैसे 50 बच्चे बैठे हैं, 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं जो अपना पेशेंस लूज नहीं कर रहे हैं, वो लगातार अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए जिस वक्त आप खुद में टूट गए, आपने बोला नहीं नहीं यहां पर कुछ जम नहीं रहा है, मैं कुछ और चीज देखता हूं, उस वक्त आप गए। अगर आप खुद से हारोगे ना तब हारोगे, वरना नहीं हार पाओगे। ठीक है। लिमिटेड हायरिंग्स आर बेस्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाई। द प्रॉब्लम इज, मैं आपको समझाता हूं। देखो लिमिटेड हायरिंग्स क्यों बेस्ट है, जैसे मैंने अभी बताया इन्फो एज एक लिमिटेड हायरिंग थी। इसमें आप ये मान लो कि 30 से 40 पोजीशंस होंगी। इसमें एप्लीकेशन गई थी 5000। अब 5000 में से क्या हुआ कि उनने केवल 200 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया। उनने बोली हम तो भैया इन 200 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे और इन्हीं से आगे प्रोसेस करवाएंगे। चलो ठीक है, जो 4800 बच्चे हैं उनके लिए तो दुख की बात है कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अगर आप बाई चांस इन 200 में आ गए, तो केवल शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपके सिलेक्शन के चांस आप देख पा रहे हो, मात्र 330 से 40 पोजीशन है और आप टॉप 200 में तो ऑलरेडी हो। सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये जो लिमिटेड हायरिंग्स है ना, ये क्यों बेस्ट होती हैं? इनका सबसे डिफिकल्ट पार्ट है शॉर्ट लिस्टिंग। और अगर आपकी एक बार शॉर्ट लिस्टिंग निकल गई, एक बार आप ये मान लो कि और बच्चों को रिजेक्शन मेल आ गया और आपको आ गया ये वाला मेल कि नहीं भैया हमने तुम्हें शॉर्टलिस्ट कर लिया, आप ये मान लो कि आप आधी जंग, अपनी 50% आप जंग जीत चुके हो। ऑलरेडी आप 50% जंग जीत चुके हो। इसलिए लिमिटेड हायरिंग्स आर बेस्ट, क्योंकि कंपटीशन कम होता है और इसमें शॉर्ट लिस्टिंग की लड़ाई होती है। शॉर्ट लिस्ट हो गए, आधा काम बन गया। ठीक है। आगे बात करते हैं प्रिपेयर योर सेल्फ बेटर, इसके बारे में बात करेंगे। देखो अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस टेक्निकल, दोनों का एक बैलेंस बनाकर, दोनों का बैलेंस बनाकर अपनी प्रिपरेशन को रखो, आपको ये चीज काफी ज्यादा हेल्प करेगी। देन आगे बात करते हैं, मास हायरिंग्स आर लिमिटेड, नेवर ट्रस्ट ऑन देम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मास हायरिंग्स काफी लिमिटेड होती हैं। जैसे आप ये मान लो कि टोटल 12 महीने हैं हमारे पास, इन 12 महीने में मुश्किल से 8 से 10 बड़ी मास हायरिंग्स आएंगी। ठीक है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज बड़ी बड़ी हायरिंग निकालती है। और मास हायरिंग में तब बोलता हूं जब उसमें 5000 से ज्यादा पोजीशन हो, उसको मैं बोल देता हूं कि हाँ भाई ये तो मास हायरिंग है, 5000 से ज्यादा पोजीशन है। ठीक है। इसलिए मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये देखो जो सिनेरियो है, आई होप आप इसको समझ पा रहे होगे। 8 से 10 मास हायरिंग्स आएंगी केवल। ठीक है। और ये 8 से 10 मास हायरिंग्स जो हैं, यही आपकी मेन चीज है। इन 8 से 10 मास हायरिंग्स में आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर मान लो आप इन्हीं के भरोसे बैठे रहे, जो बाकी लिमिटेड हायरिंग्स निकल रही हैं आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए इन पे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि कभी कभार इसमें लक फैक्टर भी काफी ज्यादा काम कर जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल एक्सेंचर है। एक्सेंचर में जो सिलेक्शन है वो 80% तो लक है, 20% टैलेंट है। इसलिए कभी कभार मास हायरिंग्स ऐसी होती है जिसमें लक का फैक्टर भी आ जाता है। इसलिए केवल मास हायरिंग्स पे ट्रस्ट करके नहीं बैठना है। देन बात करते हैं नो हायरिंग कैरियर एंड। और ये जिस बच्चे ने कह दिया वो ऑलरेडी एंड है। अगर आपके मन में ये वाला नेगेटिव थॉट आ रहा है, आप ऑलरेडी हार चुके हो। बिकॉज आपसे काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो फाइट में बिलीव करते हैं। और अगर आप खुद से ही मान के बैठ गए हो कि कोई हायरिंग नहीं है, कैरियर एंड हो चुका है, डेफिनेटली आपका कैरियर एंड हो चुका है। ये एक फील्ड ऐसी है, देखो बच्चा आराम से समझना, ये जो जॉब की फील्ड है ना, ये लाइफ की सबसे डिफिकल्ट लड़ाई है। और आपको क्या लगता है ये इतनी डिफिकल्ट लड़ाई इतने आसानी से निकल जाएगी क्या? तो नहीं निकलेगी ना, इसमें आपको फाइट करना पड़ेगा। और जिस दिन आप खुद से हार गए, उस दिन डेफिनेटली आपका कैरियर एंड हो जाएगा। अदरवाइज पता है कैरियर कभी एंड नहीं होता। काफी लोग ऐसे हैं जो 40 से 50 साल की उम्र में भी अपना कैरियर बनाते हैं। कोई बोलेगे अबे इसको तो बुढ़ापा आ गया, ये तब भी काम कर रहा है, लेकिन बनाते हैं। लोग 40-50 की उम्र में भी कैरियर बनाते हैं। तो भैया अपन की तो क्या ही एज है, आप तो बहुत छोटे हो, मैं बहुत छोटा हूं। अभी तो कुछ एज ही नहीं है ना, तो ये कैरियर एंड वाली चीज अपने दिमाग से निकाल। आई होप आपको सारा सिनेरियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।